क्या वाशिंगटन पर एटम बम गिरने वाला है? क्या लंदन में न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है? क्या कीव पर परमाणु प्रहार होने वाला है? पुतिन का न्यूक्लियर वेपन टारगेट लंदन टू वाशिंगटन। नमस्कार, साजिश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। ये हम नहीं कह रहे, रूस की राष्ट्रपति पुतिन की आयरन डॉल कही जाने वाली ओल्गा स्केबेवा ने ये धमकी रूस के सरकारी टेलीविजन पर दी है। अपने डिबेट शो में आयरन डॉल ने ऐसा क्या बोल दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक का खलबली मचा दी है। रूस के सरकारी टीवी चैनल पर हुआ एक डिबेट इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। क्या है वजह, क्यों दहशत में है पूरा ब्रिटेन? ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे यूरोप में इस वक्त पुतिन का कितना खौफ फैला हुआ है। अमेरिका का व्हाइट हाउस, लंदन का डाउनिंग स्ट्रीट, कीव का प्रेसिडेंट हाउस, क्या ये तीनों पावर सेंटर पुतिन के टारगेट पर हैं? क्या यहां पुतिन की सेना परमाणु बम गिरा सकती है? यूके पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो से हमले की चेतावनी। ब्रिटेन को समंदर में डुबोने की धमकी। सबसे ताकतवर परमाणु हथियार से अटैक की वार्निंग। रूस में टीवी पर खौफ का प्रसारण। क्या वाशिंगटन पर होगा न्यूक्लियर मिसाइल से वार? क्या परमाणु मिसाइल से मिट जाएगा कीव? रूस के टीवी चैनल से लाइव वार्निंग। Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. ब्रिटेन के नाम रूस की नई धमकी। रूस के टीवी चैनल पर चले इस कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाली ये महिला है पुतिन की आयरन डॉल कही जाने वाली ओल्गा स्केबेवा। ओल्गा स्केबेवा ने आखिर ऐसा क्या बोल दिया जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई हैं? सबसे पहले इसे देख और सुन लीजिए। वो क्या चाहते हैं? वे रूस पर जीत चाहते हैं। परमाणु विस्फोट के बिना रूस पर जीत मुमकिन नहीं है। इसे केवल इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि हम अपने देश को तबाह नहीं होने देंगे। अगर आप हमें तबाह करने की कोशिश करते हैं तो आप हमारे साथ तबाह हो जाएंगे। ऐसे में हमारा अगला कदम निर्णय लेने का होगा और फिर फैसले के सेंटर में होगा कीव, लंदन, वॉशिंगटन। ओल्गा स्केबेवा की ये धमकी ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस के भाषण के जवाब में आई है, जिसमें लिज ट्रस ने पुतिन के यूक्रेन वाले स्पेशल ऑपरेशन को असफल युद्ध और युद्ध के नतीजे को विनाशकारी विफलता करार दिया है। ओल्गा स्केबेवा रूस के टीवी चैनल रूसिया 1 की एंकर हैं। ओल्गा स्केबेवा को पुतिन का माउथपीस कहा जाता है। ओल्गा स्केबेवा जो बोलती हैं, उसे पुतिन का बयान माना जाता है। यही वजह है कि उनका ताजा बयान इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए, इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें पुतिन की प्रचारक ओल्गा स्केबेवा के बयान को हेडलाइन बनाकर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, परमाणु विस्फोट के बिना जीत असंभव है।
रूस के टीवी चैनल पर ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसे खौफ का प्रसारण किया गया है। इससे पहले ओल्गा एस्केबेयेवा ने बाकायदा लोकेशन की सैटेलाइट फोटो को प्रसारित कर डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हाउस पर परमाणु हमले की धमकी दी थी। रूस में टीवी शो के जरिए धमकी देने का काम यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से ही चल रहा है। रूस के टीवी चैनल पर चले इस दूसरे कार्यक्रम को देखिए। इस शो के जरिए ब्रिटेन को समंदर की अनंत गहराई में डुबोने की धमकी दी गई। इस शो के जरिए पुतिन से आग्रह किया गया कि ब्रिटेन पर रूस के सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो से हमला बोलकर उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। समंदर के रास्ते ब्रिटेन में रेडियो एक्टिव सुनामी लाने की जानलेवा चेतावनी दी गई। एक ऐसी सुनामी जिसमें पूरा ब्रिटेन समंदर के अंदर समा जाए। इसे भी ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल ने हेडलाइन बनाकर पेश किया। इसमें पुतिन के माउथपीस माने जाने वाले शख्स के बयान को हेडलाइन बनाकर साफ साफ शब्दों में लिखा गया। रूस के मुख्य प्रचारक ने पानी के नीचे पोसाइडन परमाणु के साथ ब्रिटेन को समुद्र की गहराई में डुबोने की धमकी दी है। इसके आगे जो लिखा गया उसे पढ़कर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसमें लिखा गया, पोसाइडन जो 1600 फीट की रेडियो एक्टिव ज्वार की लहर पैदा करेगा और यूके को मानचित्र से मिटा देगा। ब्रिटेन के नाम खौफ का यह पैगाम किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने दिया जिसे पश्चिमी देश पुतिन का प्रोपेगेंडा मशीन मानते हैं। इनका नाम है दिमित्री किसलीव। दिमित्री की ब्रिटेन के नाम नई धमकी के साथ साथ टीवी चैनल पर इस संभावित हमले को वीडियो के जरिए भी दिखाया गया। रूस के सरकारी न्यूज चैनल पर दिखाया गया कि अगर पुतिन की सेना चाहे तो वो ब्रिटेन को समुद्र में डुबो सकती है। दावा किया गया कि इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। टीवी पर दिमित्री किसलीव ने एक साथ दो धमकी दी। अगर रूस चाहे तो समंदर के रास्ते ब्रिटेन पर पोसाइडन से परमाणु हमला कर सकता है और आसमान के रास्ते परमाणु बम दागने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत से ब्रिटेन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पुतिन के मुखपत्र के तौर पर मशहूर रूस के टीवी न्यूज एंकर दिमित्री किसलीव ने अपने शो के दौरान कहा कि रूसी राष्ट्रपति को ब्रिटेन के खिलाफ पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ब्रिटेन के तट पर 1600 फीट ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा होंगी जो इस देश को समुद्र की अथाह गहराई में डुबो देगी। समुद्र तट पर पैदा हुई सुनामी की लहरों में रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि ये पूरे ब्रिटेन को एक रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल देगी। रूसी न्यूज एंकर दिमित्री किसलीव के इस धमकी के बाद रूस के इस खतरनाक पोसाइडन परमाणु हथियार चर्चा में आ गया। दरअसल पोसाइडन टॉर्पीडो और ड्रोन का मिला जुला रूप है। रूस का दावा है कि यह परमाणु हथियार किसी भी देश के न्यूक्लियर डिफेंस को भेद कर हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल समंदर के किनारे बसे शहरों या फिर देश को तबाह कर सकता है। यह किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके पूरे बैटल ग्रुप को बर्बाद कर सकता है। दिमित्री किसलीव ने दावा किया कि पोसाइडन टॉर्पीडो 100 मेगाटन तक के वॉरहेड से लैस है। यह हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की ताकत का कई हजार गुना है। इससे ब्रिटेन के समुद्र में 1600 फीट ऊंची विशाल लहरों की सुनामी पैदा होगी।
जो इंग्लैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट स्कैफेल पाइक को भी आधा डुबो देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये टॉर्पीडो मानव रहित स्टेल्थ टॉर्पीडो है और इसे एक परमाणु रिएक्टर के जरिए एनर्जी मिलती है, यानी ये टारगेट पर हमले के लिए चल देती है तो फिर इसे रोकना मुश्किल है। इसके जरिए किसी भी टारगेट पर मिनटों में परमाणु हमला किया जा सकता है। रूस का दावा है कि पोसाइडन समंदर में 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने में सक्षम है। अपने तेज रफ्तार के चलते पोसाइडन दुश्मन के किसी भी टॉर्पीडो को पीछे छोड़ सकता है। यह अंडर वाटर ड्रोन समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। इतनी गहराई तक कोई भी दूसरा टॉर्पीडो नहीं जा सकता है। रूस ने दावा किया है कि इस टॉर्पीडो की मदद से रूस अपने दुश्मन के किसी भी टारगेट पर कई मेगाटन के परमाणु हथियारों से हमला कर सकता है और दुश्मनों के समुद्री इलाके में रेडियो एक्टिव तरंगों को फैला सकता है। इन रेडियो एक्टिव तरंगों से समंदर के किनारे सदियों तक जीव जंतु ना जन्म ले सकेंगे और ना ही यहां रह सकेंगे। पोसाइडन के अलावा दिमित्री किस्लेव ने सरमत मिसाइल से हमला कर ब्रिटेन को तबाह करने की चेतावनी दी है। हाल ही में टेस्ट किए गए सरमत मिसाइल का नाम लेकर दिमित्री किस्लेव से पहले पुतिन के प्रचारक व्लादिमीर सोलोवियोव भी ब्रिटेन को धमका चुके हैं। व्लादिमीर सोलोवियोव बोल चुके हैं, एक सरमत मिसाइल का मतलब माइनस ग्रेट ब्रिटेन। व्लादिमीर सोलोवियोव के इस धमकी का प्रसारण भी रूस के सरकारी टेलीविजन पर किया गया। Потому что, как выясняется, один Сармат минус одна Великобритания, а то они что-то совсем хамят. Ну, у нас все по плану идет, в принципе. Значит, всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения Сармат. 46, значит, ну, то есть они станут в те шахты, где стоит воевода. Это там все планово, и здесь вопросов нет. रूस के टीवी चैनल पर प्रसारित इस धमकी के 4 मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला, ब्रिटेन पर दबाव बनाने की कोशिश। दूसरा, अपनी सरमत मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन। तीसरा, परमाणु क्षमता का खौफ दिखाना। साथ ही यूक्रेन के मददगार देशों को चेतावनी देना। आखिर रूस को अपनी नई सरमत मिसाइल पर इतना फख्र क्यों है? इसे समझने के लिए आपको सरमत मिसाइल की ताकत को समझना होगा। आखिर इसे 16 एटम बम वाला शैतान क्यों कहा जाता है? सरमत चली तो दुनिया कैसे खत्म हो सकती है? रूस की यह मिसाइल पुतिन के इशारे पर कयामत ला सकती है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जिसकी जद में दुनिया के सारे बड़े शहर आते हैं। जिसे सरमट, जो 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाह कर सकती है। यह मिसाइल एक साथ 12 वॉरहेड तक ले जा सकती है। 12 वॉरहेड यानी 12 परमाणु बम के साथ एक साथ हमला, जिसे रूस 12 से बढ़ाकर कभी भी 16 कर सकता है। मिसाइल का एक एक बम उस बम से 1000 गुना ताकतवर है, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह कर दिया था। सरमट के एक वॉरहेड का वजन 550 किलो टन है। तो जिस परमाणु बम से अमेरिका ने हिरोशिमा को बर्बाद किया था, वो 15 किलो टन का ही था। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन के इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले यह मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। दुनिया का हर बड़ा शहर इस मिसाइल की रेंज में है, चाहे वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन हो या अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क। ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी इसकी जद में है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी इसके निशाने पर लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया भी इस मिसाइल की मार से बचा नहीं है।
सरमट मिसाइल को बताने के लिए दो ही बातें काफी हैं। पहली कि इस मिसाइल को फायर कर देने के बाद इसे बीच में मारकर गिराया नहीं जा सकता, और दूसरी कि इसकी रफ्तार के आगे अमेरिका के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक यह मिसाइल अपनी सुपर स्पीड से अपने टारगेट को बर्बाद कर चुकी होगी। रूस की ओर से लगातार मिल रही परमाणु हमले की धमकियों पर ब्रिटेन की मीडिया ने भी पलटवार किया और परमाणु युद्ध छिड़ने पर रूस को तबाह करने की चेतावनी दे डाली। यह चेतावनी दी लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड से जुड़े रक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट फॉक्स ने, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान रूस की परमाणु धमकियों पर पूछे सवाल पर साफ कर दिया कि मौजूदा समय में पुतिन के लिए परमाणु मिसाइल दागना आसान नहीं होगा, और धमकी दे दी कि इसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती की तो ब्रिटेन भी रूस को तबाह कर देगा। would be wiped out within 90 seconds. यही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने रूस की परमाणु धमकियों को यूक्रेन में ब्रिटेन की मदद से मिल रही नाकामी की बौखलाहट बता दिया। असल में पुतिन के साथ ही अब रूसी मीडिया भी ब्रिटेन को परमाणु हमले की धमकी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि ब्रिटेन की ओर से भी रूस की धमकियों पर पलटवार करने के लिए वहां की मीडिया ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ज़ेलेंस्की की आर्मी रूस के ड्रोन भी गिरा रही है, रूस के टैंक भी तबाह कर रही है और रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स का भी शिकार कर रही है, और ये काउंटर अटैक भी रूस के हथियारों से ही हो रहा है। कैसे खार्किव के बाद अब क्राइमिया पर भी अटैक का प्लान ज़ेलेंस्की ने तैयार कर लिया है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय इस वक्त युद्ध भूमि में ऐसे खौफनाक वीडियो रिलीज कर रहा है कि रूस के लोगों में दहशत बैठती जा रही है। आखिर रूस के लोग यूक्रेन में जाकर अपनी जान गंवाने से क्यों घबरा रहे हैं? इस सवाल का जवाब आपको यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक नजर डालते ही मिल जाएगी। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, और इसको यूक्रेन ने रूस के ही एक हथियार से मार गिराया है। आखिर वो हथियार कौन सा है, आपको आगे बताएंगे। अब देखिए ये वीडियो जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। देखिए कैसे रूस के अत्याधुनिक टैंकों को विस्फोट से उड़ाया जाता है और इसको बाकायदा फिल्माया जा रहा है। ये वीडियो भी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें रूस के सैनिकों को पहले कार में भागते और फिर उसी कार पर धमाका करते दिखाया गया है। और ये यूक्रेन की एंटी शिप मिसाइल नेपच्यून का वीडियो है, जिसमें एक बड़े युद्धपोत को तबाह होते दिखाया गया है। सबसे पहले आपको इस वीडियो की हकीकत दिखाते हैं जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रिलीज किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये रूस के सैनिक हैं जो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए कार की तरफ गए। ये लोग कार में बैठकर भागने लगे, लेकिन इन पर यूक्रेन की आर्मी की नजर थी और फिर अचानक एक धमाके के साथ पूरी कार जलकर राख हो गई। और इसमें बैठे 2 रूसी सैनिक शिकार हो गए, लेकिन उस वक्त भी एक रूसी सैनिक को अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलते हुए देखा गया। इस वक्त रूस में यह ट्रेंड हो रहा है कि अपना हाथ कैसे तोड़ें, इसलिए क्योंकि रूस के लोग ये जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। इसकी वजह ऐसी ही तस्वीरें हैं जो यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय लगातार रिलीज करके रूस के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के जारी किए गए इस वीडियो में रूस का हेलीकॉप्टर KA-52 को ध्वस्त होते हुए दिखाया गया है। यह रूस का सिंगल सीट अटैक हेलीकॉप्टर है।
रूस के इस बेजोड़ हेलीकॉप्टर का अटैक बेहद खतरनाक होता है। यह हेलीकॉप्टर मशीन गन की तरफ फायर कर सकता है। इन हेलीकॉप्टर में सॉकेट्स होते हैं जहां से टारगेटेड हमला किया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर में फायर रॉकेट्स होते हैं जो बहुत तेजी से दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन रूस के इतने खतरनाक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन की फौजों ने धूल चटा दी। आखिर कौन से हथियार से रूस का यह बेहद खतरनाक हेलीकॉप्टर ध्वस्त किया गया? यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिकों ने 9K38 एकला से ध्वस्त कर दिया। देखिए वो पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसे कहा जाता है 9K38 एकला। ये सोवियत के जमाने का पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको बनाया था सोवियत संघ ने। चेचन युद्ध में सोवियत संघ की फौजों ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम से भारी तबाही मचाई थी। लगभग 1.5 मीटर के इस वेपन से निकलने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइलें आसमान में किसी भी ऑब्जेक्ट पर कहर बनकर छूटती हैं। ये सोवियत के जमाने का हथियार था जिससे यूक्रेन की फौज ने रूस को ही नुकसान पहुंचा दिया। यूक्रेन रूस के ही हथियारों से रूस पर वार कर रहा है। पुतिन के जवान जो हथियार छोड़कर भाग गए थे वही हथियार अब रूस के लिए काल साबित हो रहे हैं। यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय जो ट्वीट करता है उसको यूक्रेन की आर्मी फॉलो करती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें लगाई हैं जिसमें रूस की तोपों के गोले हैं। रूस के 50 से ज्यादा टैंक भी यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं और इन्हीं T-72 टैंकों से अब यूक्रेन की फौजों ने रूस के कब्जे वाले इलाकों पर हमला कर दिया है। यानी रूस के ही टैंक रूस की आर्मी को घायल करेंगे। Я не бачив ще дуже великого ленд-лізу із Америки. Те, що вони нам тільки дають, а ленд-лізу ми ще поки не бачили. Але те, що Росія переплюне Америку в такому ленд-лізі, ну це вже розбита техніка, а дуже багато техніки вони бросають і тікають в пригодному стані. Ми її забираємо собі, ставимо її на ноги, деяка трішки підбита, і вона буде повернута в ту сторону, з якої вона. डोनेत्स्क और लुहांस्क को आजाद करवाने के लिए यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन्स भी रूस की आर्मी को डरा रहे हैं। कीव की जंग में पहले से ही रूस की आर्मी ड्रोन्स का कहर झेल चुकी है। लेकिन अब ब्लैक सी यानी काला सागर में रूस के नेवी ड्रोन के पास एक सुसाइड ड्रोन पहुंचने से रूस की सेना में हड़कंप मच गया है। रूस के बेहद अहम ब्लैक सी फ्लीट के पास सुसाइड ड्रोन के देखे जाने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो ईरान के ड्रोन्स को भी तबाह कर रही है। ऐसा ही एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से वायरल करवाया जा रहा है जिसमें समंदर में गिरे हुए ड्रोन को ईरान का बताया जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की ने रूस की आर्मी के द्वारा ईरान के ड्रोन्स के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। Сьогодні для ударів на Дніпропетровщині і по Одесі російська армія застосувала іранські безпілотники. Я доручив МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки. Вже ухвалено рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану. 6 цих іранських безпілотників збито нашими зенітниками повітряних командувань «Схід» та «Південь». Ще один збила протиповітряна оборона військово-морських сил.
ज़ेलेंस्की को अपनी आर्मी के बाहुबल पर पूरा भरोसा है, इसलिए अब क्राइमिया के पास रूसी ठिकानों पर भी लगातार यूक्रेन की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि क्राइमिया 2000 सालों से यूक्रेन का हिस्सा रहा है। यूक्रेन ने साफ कर दिया है कि खार्किव के बाद वो रुकने वाला नहीं है, और अगर खेरसोन में भी यूक्रेन का झंडा लहर गया तो फिर अगला टारगेट क्राइमिया होगा, क्योंकि क्राइमिया ही वो बेस है जहां से लगातार खेरसोन में रूस के सैनिकों को रसद पहुंचाई जा रही है। और दूसरी तरफ रूस के लिए एक और बुरी खबर आई है। ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिकों ने फिजी के जंगलों में साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल की है। ये मिलिट्री कॉम्बैट जंगलों में किया गया। ये भी अपने आप में एक संदेश है, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के अंदर सबसे बड़ी जंग खेरसोन के जंगलों में ही चल रही है। डोनेट्स्क के एक गांव को यूक्रेन की फौजों ने आजाद करवा लिया है, और इसके बाद वहां पर यूक्रेन के फौजों की तरफ से बाकायदा वीडियो शूट करवाया गया है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि न सिर्फ रूस ने घरों को तबाह किया है, बल्कि एक चर्च को भी अपने रॉकेट से तोड़ दिया है। दुश्मन की फौजों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई ब्रिजों को तोड़ दिया गया है। घरों और मकानों पर भयंकर हमले किए गए हैं। हमले के निशान हर घर में देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। दूसरी तरफ इज्यूम में 3 और नई कब्रों की पहचान की गई है। इन कब्रों से लाशों को निकालने का सिलसिला जारी है। शवों को जांच के लिए ले जाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के निर्देशों पर यूक्रेन के अधिकारी वॉर क्राइम पर एक फाइल रूस के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। Було виявлено 436 тіла. 90% це насильницька смерть була. Більшість це жінки, 6 це було діти. У деяких могилах ми виявляли тобто декілька тіл. За нашими даними, це, напевно, була одна сім'я. Також були тіла із явними ознаками застосування тортур, тобто переламаними руками, з ампутованими геніталіями у чоловіків. We are in front of war crimes here. And this is going to be investigated by your people, and this is going to be put on trial someday, and those who did it will pay. वहीं रूस की तरफ से एक बार फिर अपने खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है। रूस के खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टरों से फायर रॉकेट्स बरत रहे हैं। रूस के रॉकेट लॉन्चर्स घातक हमले कर रहे हैं। लेकिन हार और जीत इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो से तय नहीं होगी। फिलहाल खार्किव की जीत के बाद यूक्रेन जंग में हावी होता नजर आ रहा है, जो पुतिन के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 7 महीने से जारी यूक्रेन जंग एक खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वॉर प्लान के फेज 2 को डिकोड करने के बाद दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि यूक्रेन में रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन जंग और भीषण हो जाएगी। दरअसल रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है, वो वहां पर जनमत संग्रह करवा रहा है। अगर यूक्रेन ने इन इलाकों को रूस के कब्जे से आजाद करवाने की कोशिश की तो रूस इसे खुद पर हमला मानेगा, और ऐसे हालात में वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। यूक्रेन में रूस के वॉर प्लान का फेज 2। यूक्रेन में रूस तैनात करेगा 3 लाख रिजर्व सैनिक। यूक्रेन में जीते इलाकों को रूस में मिलाने का मास्टर प्लान। यूक्रेन जंग में आया खतरनाक मकाम। पिछले 7 महीने से यूक्रेन और रूस में जारी जंग एक खतरनाक मकाम पर पहुंच गई है।
एक ऐसे मकाम पर जहां से रूस अपने यूक्रेन वॉर प्लान का फेज 2 शुरू करने का ऐलान कर चुका है। दरअसल अपने वॉर प्लान के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के दूसरे चरण में यूक्रेन में अपने 3 लाख रिजर्व फोर्स की तैनाती का ऐलान कर चुका है और इसका एक ही मतलब निकलता है और वो ये है कि अब यूक्रेन जंग और भी तेज और भी भीषण होने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग फिलहाल यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में सिमटे दिखाई दे रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक रूस का यूक्रेन के करीब 15% इलाकों यानी करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा है। ये इलाके हैं पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास इलाके में मौजूद डोनेस्क और लुहांस्क और दक्षिण में खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस का यूक्रेन जंग में वॉर प्लान का दूसरा चरण है क्या। रूस के यूक्रेन जंग के फेज 2 की पूरी जानकारी देने से पहले आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये रूस और उसके पड़ोसी मुल्क कजाकिस्तान की सरहद की तस्वीरें हैं। गाड़ियों के काफिलों का मीलों लंबा जैम। खबर के मुताबिक इन गाड़ियों में सवार तमाम लोग जल्द से जल्द रूस छोड़कर भागने के फिराक में हैं और जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है उसका दावा है कि वो खुद इस जैम में 7 घंटे तक फंसा रहा और यहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि वो 2 दिन से इस जैम में फंसे हैं। Я считаю, что это очень плохо. Я не поддерживаю такие решения правительства. И я был морально к этому готов уже где-то полгода. Я хотел уехать с 31 марта. И постоянно все откладывал. Ну вот, сейчас. Я думаю, что это... Вообще это большая трагедия. И то, что происходит, конечно, это тяжело описать словами. И я только соболезную людям, которых призывают насильно. И я слышал даже истории, как выдают повестки чуть ли не на улице. ऐसी ही कुछ तस्वीरें रूस और फिनलैंड की सीमा से भी आई हैं। रूस और फिनलैंड बॉर्डर पर भी हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार और जैम में फंसे लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो रूस के लिए यूक्रेन जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लिहाजा रूस छोड़कर भाग रहे हैं। Конечно, беспокоит меня, моих друзей. Я думаю, любой здравомыслящий человек не готов в 21 веке устраивать войну, воевать и вообще эту тему даже поднимать. Поэтому, не знаю, мы, надеюсь, как большинство адекватных людей в нашей стране, не знаю, большинство их или нет, но, по крайней мере, мы категорически против. ये तस्वीरें रूस और जॉर्जिया के बॉर्डर की हैं। यहाँ भी ठीक उसी तरह से लोग जमा हैं जैसा कि रूस के दूसरी सरहदों पर। रूस और जॉर्जिया की सीमा पर भी रूस छोड़कर जाने वालों का तांता लगा हुआ है। Дело не в страхе, дело в неприязни всей этой ситуации. Мне очень неприятно, что там развязали эту всю историю. Мне действительно жаль наших, собственно говоря, братьев. У меня много родственников в Украине. И... अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, तो आइए आपको ये बता दें कि इन तमाम तस्वीरों का सीधा ताल्लुक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान से है जो उन्होंने महज 48 घंटे पहले किया था। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने यह ऐलान किया था कि वो यूक्रेन में रूस की फौज के 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने वाले हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस की ये सबसे बड़ी तैनाती है। बस इधर उन्होंने ऐलान किया और उधर रूस छोड़कर भागने वालों की रूस के जमीनी सरहदों से बाहर निकलने के लिए भाग दौड़ मच गई। ये तस्वीरें लोगों के उसी भाग दौड़ की हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद रूस छोड़कर भाग रहे लोगों को पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने भगोड़ा और कायर करार दिया। चेचन कमांडर कादिरव ने अपना बयान टेलीग्राम पर जारी करते हुए कहा कि तुम एक कायर, देशद्रोही और दूसरे दर्जे के इंसान के अलावा और कुछ नहीं हो। उन्होंने लड़ाई ना करने के लिए जो कारण सामने रखे हैं वो युद्ध और रूसी राजनीतिक नेतृत्व का विरोध करते हैं। ये बहाने से ज्यादा और कुछ नहीं है।
इतना ही नहीं, यूक्रेन में 3 लाख रिजर्व फोर्स की तैनाती के साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके में जनमत संग्रह कराने का भी ऐलान किया था। यह जनमत संग्रह पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास इलाके में मौजूद डोनेट्स्क और लुहांस्क और दक्षिण में खेरसॉन और ज़ैपोरिज़िया में हो रहा है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह जनमत संग्रह ठीक उसी तरह हो रहा है जैसा कि 8 साल पहले यानी साल 2014 में क्राइमिया में हुआ था। 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद वहां जनमत संग्रह करवाकर क्राइमिया को रूस का स्वायत्त इलाका घोषित कर दिया था। На митинг сегодня с удовольствием, чтобы выразить солидарность с людьми, которые сегодня начали проводить референдум за присоединение к нам в Россию. Это и Донбасс, наши люди Донбасса, Запорожской области и Херсонской области. Да. Поэтому с удовольствием мы здесь, и я рад, что и многие севастопольцы пришли сюда выразить такую же солидарность. रूस के जनमत संग्रह पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। Абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми. Вони будуть однозначно засуджені. І на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права і права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу. दरअसल यूक्रेन के 4 इलाकों को खुद में मिलाकर रूस अमेरिका समेत नेटो देशों को यह संदेश देना चाहता है कि उसे रोकना मुश्किल है। लेकिन हाल के दिनों में यूक्रेन ने जोरदार पलटवार करते हुए उत्तर पूर्व में खार्किव इलाके में रूस से 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाका वापस हासिल कर लिया। उसकी वजह से रूस समर्थक भी पुतिन की नीति पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन जनमत संग्रह के बाद राष्ट्रपति पुतिन अपने आलोचकों का मुंह बंद करवाने में काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के तमाम इलाकों को आजाद करवाएंगे। Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів територій, близько 400 населених пунктів. Цей відчутний результат досягнутий завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. कई वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस यूक्रेन के जीते हुए इलाकों का खुद में विलय करके एक साथ 2 निशाने साधना चाहता है। पहला तो ये कि इन इलाकों के रूस में विलय के बाद रूस की फौज यहां हमेशा के लिए तैनात कर दी जाएगी और अगर यूक्रेन इन इलाकों को रूसी कब्जे से छुड़ाने की कोशिश करता है तो रूस इसे खुद पर हमला करार देगा। दूसरा ये कि इन इलाकों पर यूक्रेन के हमले के खिलाफ रूस की अखंडता की रक्षा के नाम पर किसी भी हथियार, यहां तक कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का भी विकल्प खुला रखेगा। यही वो कारण है जिनके चलते यूक्रेन जंग एक खतरनाक मकाम पर पहुंच गई है। इस वक्त वॉशिंगटन से बीजिंग तक हलचल तेज है। अमेरिका की ताइवान को लेकर खुली चेतावनी पर चीन ने पलटवार किया है। ताइवान पर तनाव के बीच दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे माहौल में ऐसी तनातनी किसी बड़े खतरे का संकेत समझी जा रही है। यूएन में जहां पर दुनिया शांति का पाठ करती है, उस जगह चीन ने अमेरिका को देख लेने की धमकी दी है और इधर अमेरिका है कि ताइवान को भर भर कर हथियार सप्लाई कर रहा है। चीन और अमेरिका के इस आर पार वाले बयानों का क्या होगा अंजाम, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए।
तरफ दम दिखाया जा रहा है, दूसरी ओर हाथ मिलाए जा रहे हैं। एक ओर यूएन में शांति का पाठ पढ़ा जा रहा है, दूसरी ओर युद्धपोत से जंगी जहाज उड़ान भर रहे हैं। ड्रैगन का डबल स्टैंडर्ड जग जाहिर है। ये तस्वीरें तो बस मानगी हैं। हाथ मिलाते रहिए और दिल में बगल में चाकू दबाए रखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और चीन के विदेश मंत्री की यूएन में मुलाकात हुई और जैसा कि पहले से अंदेशा था, मैसेज लाउड एंड क्लियर आया। दोनों ओर से ताइवान की आजादी और ताइवान पर कब्जे की कस्में वादे दोहराए गए। अमेरिका ने क्लियर कट संदेश दिया कि ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखना क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहम है। अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उसकी लंबे समय से चली आ रही एक चीन नीति के अनुरूप है। ताइवान को लेकर अमेरिका का यह स्टैंड नया नहीं है। जाहिर है चीन की ओर से जबरदस्त रिएक्शन आया। ड्रैगन ने भड़कते हुए बयान दिया, अमेरिका ताइवान को लेकर बहुत गलत और खतरनाक सिग्नल भेज रहा था और ताइवान की स्वतंत्रता गतिविधि जितनी आक्रामक होगी, शांतिपूर्ण समाधान होने की संभावना उतनी कम है। ताइवान का मुद्दा चीन का आंतरिक मामला है और इसे हल करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें अमेरिका को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।